हेलो स्टूडेंट, मैं शिव शर और आप देख रहे हैं शिवा ट्यूटोरियल का ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम मैथ्स ही नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट बनाए थे कल अपने पिछले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक भी दे देंगे, ताकि आप अगर मिस कर गए हैं पिछला वीडियो हमारा तो उसको भी आप देख लें पिछले क्लास को, क्योंकि वहाँ बेसिक जानकारी हमने दिया था इसके इंट्रोडक्शन क्लास में। तो हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। उसके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको हमने हिंदी में लिखा है। आप अगर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो उसे इंग्लिश में आप रेफर करें, आपको उसको समझा देते हैं कि किस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेज हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए बेसिक्स क्या है। तो इसमें देखिए कि क्या कह रहा है, आपको क्लियर करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो कह रहा है कि क्रिकेट टीम है, जिसमें क्रिकेट टीम में क्या हो रहा है, एक कोच ने 3900 रुपया में 3900 रुपीज में 3 बल्ले तथा यानी 3 बैट और 6 गेंद बॉल है ना खरीदी और बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि दो चीजें, इसको आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। पहले इक्वेशन बनाइए, उसके बाद इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए उस इक्वेशन को। तो सबसे पहले तो इसके आपको क्या बनाना होगा, इक्वेशन। तो समीकरण बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 अननोन वैल्यू। यहां 2 चीज है जिसका आपको मान पता है, कीमत पता है आपको। यहां बैट है ना, यहां क्या है, बल्ला और गेंद। तो यहां तो एक कंबाइन दाम लिखा है ना कि 3 बैट आप लेते हैं और 6 गेंद लेते हैं, तो आपको 3900 रुपया देना होगा। ये पता है क्या कि एक बैट का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है? नहीं। तो हमको मानना होगा। जब हमको पता नहीं होता है तो उसको क्या करते हैं, सपोज कर देते हैं। तो यहां हम सपोज कर लेंगे क्या कि माना कि एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य x रुपए और y रुपए है। ठीक है, क्लियर है? आप इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सपोज प्राइस ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इज x रुपीज एंड y रुपीज। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे। कितना बैट कह रहा है, एक बैट का दाम अगर x रुपया है तो 3 बैट का दाम कितना होगा, 3x। अगर एक बैट का दाम आपको 10 रुपया होता तो 3 बैट का दाम कितना होता, 30 रुपया होता ना, मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ एक बैट का दाम 100 रुपया है तो 3 बैट का दाम 3x हो गया। उसी तरह से 6 गेंद का दाम कितना होगा, अगर एक गेंद का दाम y रुपया है तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6y है ना। और दोनों को जोड़कर कितना रुपया दिया है, 3900। तो एकदम सिंपल तरीके से एकदम इक्वेशन बना लीजिए आप। क्या हो गया, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900 हो गया, है ना। ये इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके इसको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 3 से तीनों कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो 3 आप कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा, यहाँ 2y बचेगा और इक्वल टू 3900 होगा। 3 से आप काट सकते हैं इसको, ठीक, तो 1300 हो गया। तो क्या हमारा आया, x प्लस 2y इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 1। अब अगला भाग क्या कहता है इसका, एक बैट है ना, एक और बल्ला और उसी प्रकार का 2 गेंद। अब एक बैट है यानी x और उसी प्रकार का 2 गेंद है तो 2y, उसका दाम भी कितना है, 1300। ये इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है। तो दोनों इक्वेशन एक ही जैसा आ गया है ना। तो जब दोनों इक्वेशन, आप इसको भी मानते हैं एक इक्वेशन यहाँ बिना कॉमन लिए, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, अलग है। लेकिन जब कॉमन ले लिए तो दोनों इक्वेशन क्या हो गया, एक जैसा हो गया। तो इसमें हमने आपको बताया था चेक कर ली, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, है ना।
अर्थमेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। अब इसमें आप a1 बटा a2 जरा चेक कीजिए तो क्या है, यहाँ एक है, 1/1 आ रहा है, ठीक है। b1 बटा b2 चेक कीजिए तो क्या है, 2/2 आ रहा है, ये भी 1 हो गया। अब c1 बटा c2 चेक कीजिए क्या है, 1300 बटा 1300 है, ये भी 1 आ गया, तीनों 1 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसमें क्या बताए थे हम, जब तीनों बराबर हो जाता है, तीनों सिचुएशंस में अगर बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड करेगा। इसका जब ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ जो बताए थे कि एक दूसरे के संपाती होगा। जब भी ग्राफ बनेगा तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे ही होगा, है ना। ये क्योंकि ये जहां से जाएगा वहां से वो भी गुजरेगा, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशंस आता है तो इसका ग्राफ आप रिप्रेजेंट कीजिए, एकदम इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ग्राफ बताए थे आपको कि कैसे बनाना है, तो उस तरह से ग्राफ बनाए, ठीक है। अब अगले भाग पे हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, तीसरा देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन नंबर भी इसी प्रकार का है। वहां भी आपको 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर है ना। और वहां भी 2 है, एक सेव है और दूसरा क्या है, अंगूर है। तो सेव का दाम को आप मान ले x और अंगूर के दाम को मान ले क्या, y। उसी तरह से आप 160 के बराबर करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे। और 4 केजी सेव है और 2 केजी अंगूर है, उसका दाम भी 300 रुपया है, तो इसका भी एक इक्वेशन बन गया। तो एक इक्वेशन इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं सिंपल तरीके, 2x प्लस हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 160, एक इक्वेशन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और दूसरा बन जाएगा हमारा 4 केजी सेव है और 2 केजी अंगूर है, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, 300। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। यहाँ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से कट जाएगा ना सर, तो 2 से कॉमन ले लेंगे तो एक छोटा सा और ये हो जाएगा। एंड ये 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हो गया कितना, 150, ठीक है। तो यह हमारा कितना हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 से काट दी, सॉरी 150 यहाँ नहीं आएगा ना, 2 आया, ये तो 300 है ना, पहले इसको काटेंगे तब आएगा 150। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। यहां पे भी देखिए सिचुएशन एक ही, इक्वेशन एक लग रहा है, सिर्फ ये वाला अलग है ना। तो इसका अलग होने का मतलब क्या है, a1 बटा a2 आ जाएगा यहाँ भी एक, b1 बटा b2 भी आ जाएगा एक, लेकिन c1 बटा c2 नहीं आएगा। तो नहीं आएगा इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसका ग्राफ बनाएंगे आप तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल बन जाएगा। इसका ग्राफ जब भी बना देंगे तो ये ग्राफ आपको इस तरह से पैरेलल ग्राफ बन जाएगा, है ना, समांतर रेखा जो कभी भी काटेगा नहीं, एक दूसरे को काटेगा नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो गया हमारा एक्सरसाइज। अब हम लोग कुछ देखेंगे जो कल आपको पिछले वीडियो में हमने जो नियम बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का जो नियम था, 4 रूल बताए जिसमें ग्राफिकल विधि बताए थे, ग्राफिकल मेथड, उससे हम सॉल्व किए। अब अगला हम लोग जो है मेथड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोग ग्राफिकल मेथड्स देखे थे, अब हम लोग किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेकंड मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। इस विधि से कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, एक इक्वेशन हमने लिया, ठीक है। एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। अब है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये हमारा क्या हो गया, प्लस ले लें, एक प्लस एक माइनस रहेगा, ठीक रहेगा। अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम इजीएस्ट वे सोचना है बच्चों, सबसे आसान तरीका, ठीक है। कौन सा इक्वेशन आपको ज्यादा हल्का लग रहा है, पहला वाला कि दूसरा वाला देखने में, तो उसको पकड़ के चलो। अगर आपको पहला इक्वेशन में थोड़ा सा बड़े बड़े संख्या दिख रहा है तो उसको छोड़ दीजिए वैसे, ठीक है। दूसरे इक्वेशन में छोटा छोटा संख्या है ना, तो उसको लेके चलो, तो एक तरीका मिल जाएगा आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे।
इक्वेशन या समीकरण आप लिखेंगे इक्वेशन 2 से क्या हो गया x का, जैसे आपको ग्राफ में बता रहे थे ना, उसी तरह से एक को आप एक का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ दो वेरिएबल x और y, उसमें से x का वैल्यू निकालिए या y का, किसी एक का वैल्यू पहले निकालिए। ठीक है, अब x का निकाल लेते हैं तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब इसका वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, इतना आया। अब नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 1। ठीक है, यानी समीकरण, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब रख देते हैं समीकरण 1 में, तो क्या आ रहा है हमारा, तो क्या आएगा, 1 में क्या रखिएगा, कहां पे रखिएगा 1 में, जहां x होगा वहीं पे x का वैल्यू रखेंगे। तो x कहां है, 7 की जगह, तो 7 गुना x क्या है 3 माइनस 2y है, और माइनस 15y, बाकी तो वैसे ही लिख देना है ना, बाकी जो है उसको उसी प्रकार से लिख दीजिए। अब 7 से मल्टीप्लाई कर ले, 7 से गुना करेंगे 3 को तो 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब देखो y को तो हल कर सकते हैं ना, और ये नंबर वाला को उधर भेज दो, तो नंबर को उधर भेजे, ये दोनों माइनस में y, तो कितना हो गया, जुड़ जाएगा ना, तो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो गया हमारा 29y और इक्वल टू 2, और इसको उधर ले गए तो कितना हो गया हमारा माइनस 21। अब ये माइनस 29y और ये कितना हो गया हमको माइनस 90, कट गया, तो y इक्वल टू क्या आया हमारा 19/29, है ना। तो ये हमारा y का वैल्यू आ गया यहां से। अब ये वैल्यू को हम x के जगह पे, यहाँ पे y की जगह रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा ना। हाँ, अब इसको क्या किए करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ही माने थे ना इसको, इक्वेशन नंबर 3 मान लो जो आया है यहाँ, इन इक्वेशन 3 आप क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 में इसको रखने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49/29। कैसे आया, एलसीएम ले लीजिए, है ना, 19 दूनी 38 हो गया, और ये 19 किया है, एलसीएम लेके घटा दीजिएगा तो आपको उतना आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू निकल आया, है ना। तो ये हुआ एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी समीकरण को हम लोग ग्राफीय मेथड से भी सॉल्व कर सक रहे थे। अब इसी को चलो हम एक और मेथड से आपको दिखाते हैं सॉल्व करके, और उसके बाद क्योंकि फिर एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे एक एक करके, पहले हम सारा ये जितना भी मेथड से सॉल्व करने का तरीका है वो कर लेते हैं। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ गए। सब्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, नहीं आया, कि x का वैल्यू यानी किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देना है। किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकाल के दूसरे वाले में रख देना है, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, हिंदी से समझ रहे हैं ना, यानी इसका इससे निकालकर दूसरे में स्थापित कर देना, वही ना किए हैं। दूसरे समीकरण का x का वैल्यू निकाल के कहां स्थापित कर दिए, पहला में कर दिए। आप पहला में से x निकाल के या y निकाल के दूसरा में कर सकते थे, ये दोनों तरीका हो सकता था, एकदम फ्री है आप करने के लिए। अब इसी को हम लोग अगले मेथड से देखेंगे, इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड क्या है। ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड यानी दूसरी विधि, जो अब अगले विधि यानी थर्ड मेथड पे हम लोग जिक्र करेंगे, उसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन से अभी हमने सॉल्व करके आंसर लाया था, है ना। y का वैल्यू क्या लाया था 19/29 और x का वैल्यू क्या लाया था हमने 49/29। तो आप देखते हैं कि इससे भी वही आता है कि नहीं, इस मेथड से भी। तो इस मेथड में क्या करना है आपको, एलिमिनेशन, पहले अर्थ समझिए। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, विलोपन, हिंदी तो उसका हो गया विलोपन, यानी लुप्त कर देना। किसको लुप्त कर देगा, किसको भगा देना है, समीकरण को तो भगाना नहीं है,
समीकरण में है क्या, दो चर है यानी वेरिएबल है, उसको आपको भगाना है ना, उसमें से एक को क्या कर देना है, लुप्त कर देना। तो कैसे लुप्त होगा बच्चों, अब जैसे देखो यहां ये चीजों पे ध्यान देना है कि कोफिशिएंट क्या है एक्स और वाई का, यानी गुणांक क्या है। यहां पे गुणांक 7 है और इसका गुणांक -15 है, इसमें गुणांक इसका 1 है और इसमें गुणांक कितना है, 2 है। तो दोनों में तो अंतर है ना, y का भी गुणांक दोनों समीकरण में मिल रहा है क्या एक जैसा, नहीं। x का मिल रहा है क्या, नहीं। तो आप कैसे हटा सकते हैं, तो ऐसा करना है कि दोनों का एक वैल्यू अगर हटाना चाहते हैं, जैसे x को आप हटाना चाहते हैं तो x के गुणांक को बराबर कीजिए, ठीक है। अब इस 7 है और इस 7 से कम है तो इसको हम 7 से गुना कर सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं ना। अब इसको तो घटाना होगा तो भाग लगाना पड़ेगा ना, तो आसान तरीका सोचो, भाग लगाने वाला डिफिकल्टी नहीं सोचना है, बटा में आ जाएगा तो फिर आप उलझ के रह जाइएगा। तो क्या सोचना है, इस जो कम है उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से और उसके बाद इसके साथ इसको घटा देंगे तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा ना, 7x में से 7x घट गया तो क्या हो जाएगा, 0, वहां खत्म हो जाएगा। तो हमारा मेथड क्या होगा, इसको करने के लिए इस मेथड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई कितना, बाई 7, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एंड सबट्रैक्टिंग विथ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हिंदी कैसे लिखते हैं आप इसको, ठीक, समीकरण 2 को गुना 7 से करने के बाद, या फिर यहां माइनस का साइन दे दीजिए और समीकरण 1 से क्या कर दें, आप घटा दें, ठीक है। ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं इसे, समीकरण 2 को 7 से गुना करके घटा रहे किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में आप लिखते हैं। तो अब चलिए मल्टीप्लाई कर, उसको ऐसे ही लिख देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके लिखिए, कितना आएगा, 7 से गुना करेंगे तो सिर्फ 7 से x को नहीं गुना कीजिएगा, 7 से गुना करेंगे तो पूरे को करेंगे, जितने इसमें टर्म्स है सबको गुना करना है। तो 7 से x को किए तो कितना आया, 7x, 7 से 2 को किए तो कितना आया, 14y, 7 से 3 को किए तो कितना आया, 21, ठीक है। अब इक्वेशन किसके साथ घटाना है, 1 वाले को, तो 1 को लिख दो पूरा, 7x माइनस 15y बराबर 2, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ना, घटाइए, ये कितना हो गया हमारा 29 और ये कितना हो गया 19, तो आ गया हमारा y इक्वल टू 19/29। यही आंसर लाए थे हम पिछले में भी लाए थे ना। अब ये वैल्यू को आप रख दो किसी समीकरण में, ठीक है। y इक्वल टू 19/29 को समीकरण यानी समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, आसान है वो सॉल्व करना, 2 में रखने पर, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 2 टू गेट x इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप x प्लस 2 गुना 19/29 बराबर 3। अब इसको सॉल्व करिए तो x इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए तो 3 माइनस हो गया क्या 38/29। अब इससे इसको गुना कर दो, एलसीएम लेगा तो क्या होगा 29, और 29 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8738, है ना। अब आप इससे घटा दीजिए 49/29 आ गया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू भी हमारा वही आया और y का वैल्यू भी हमारा आ गया। तो देखें कि हम चाहे कोई भी मेथड लगाएंगे जो वैल्यू है वो आएगा, और हमको उम्मीद है कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है
एलिमिनेशन मेथड हर जगह आपको काम आएगा और इसका सबसे ज्यादा बच्चे भी यूज करें, आप भी यूज करिएगा और ये हर सिचुएशन में ये फायदेमंद होगा आपको यूज करना। हर तरह के इक्वेशन हो, ए के टर्म में, बी के टर्म में, तो वो भी सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है इस मेथड से। ठीक है, तो देखिए कि एलिमिनेशन मेथड में मजा आया होगा ये बनाने में। अब हम लोग जो है एक और मेथड बचता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए उसी इक्वेशन को हम लोग अगले मेथड से सॉल्व करके बताएंगे, जिसका मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी व्रज गुणन विधि। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? आखिर आपको इससे शब्द से लग रहा होगा कि क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तिरछा तिरछा होना। ठीक है, अब चलिए पहले इसके सिस्टम को समझ लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। एक पहले आप समझिए इसको, x है, y है और वैल्यू क्या है, अचर के लिए हम 1 लिए। तो पहले हम जो सिचुएशन बताएंगे उसके बाद आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मिडिल से शुरू करना है, कहां से? बीच से। तो पहले आप इस चीज को समझ लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहां पे रखने से पहले इस इक्वेशन सबका रूप होना चाहिए आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन होना चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हमने बताया था इसके इंट्रोडक्शन में कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका रूप यही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस विधि लगाने से पहले आपको ये चीज देखना होगा कि इस फॉर्म में है कि नहीं वो। ठीक है, अगर दोनों साइड बराबर के दोनों जो कांस्टेंट है बराबर के, एक इधर है एक उधर है, तो उसमें आप गड़बड़ हो जाएगा साइन में। तो उस सिचुएशन में आप देख लें कि बराबर के दोनों एक तरफ है या इस तरफ है कि नहीं है, तो उसको आप इस तरह से पहले अरेंज कर लें। तो फॉर्मूला क्या होगा, हम क्या बताएं, बीच से शुरू करना है और एक कंटिन्यूअस घूम जाना है और फिर बी पर ही शुरू कर देना, रोक देना है। ठीक है, तो देखिए कैसे, b1 c1 फिर आया a1 और फिर क्या हो गया b1, हुआ कि नहीं? b1 से शुरू किए, फिर c1 गए, फिर आया a1, फिर कहां समाप्त किए? b1 पे। उसी तरह से दूसरे वाले को भी लिखेंगे, b2 c2 a2 b2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे, इसको इससे, यही है क्रॉस यानी व्रज, है ना? व्रज गुणन विधि यानी इस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके घटाना है। क्या? ये b1 से c2 को गुना करना है और फिर इसको इससे गुना करना है और दोनों को क्या कर देना है? माइनस करना है। तो इसके अगले स्टेप को लिख देते हैं ताकि आपको सेट करने में आसान होगा। x y 1 ऐसे लिखते हैं पहले, तो x बटा कितना हो गया? b1 गुना c2 माइनस हो जाएगा b2 गुना c1। क्या पता है, इन दोनों को गुना करेंगे और दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे, इक्वल टू y बटा उसी तरह से इन दोनों को गुना करेंगे, c1 a2 माइनस हो जाएगा c2 a1 और फिर 1 बटा a1 b2 माइनस हो जाएगा a2 b1। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इससे हम एक एक करके इसके साथ तुलना करना है और तुलना करना और x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला हमने लिखा। अब इस फॉर्मूला फॉर्म पे हमको इसको सेट करके दिखाना है। पहले फॉर्म पे आइए, उसके बाद हम लोग जो है धीरे धीरे इसके शॉर्टकट पे आएंगे। ठीक, ये पूरा सिचुएशन को लिख देते हैं, x y 1 है। ठीक है, इसको बताए थे ना तो उस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये 2 को हम इधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा? 0। और इस 3 को ले जाएंगे इधर तो -3 हो जाएगा, बचेगा क्या इधर? 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन दोनों को चेंज कर लीजिए इस रूप में। अगर नहीं है तो आप बदल देंगे। तो फिर क्या करेंगे, कहां शुरू करने बोला था? बीच वाले भाग से, है ना? तो यानी माइनस पहले क्या लिखाएगा? 15 -2 फिर 7 और फिर -15। सिर्फ आपको उसके गुणांक का ही जरूरत है। एक्स वाई तो ऊपर लिख ही दिया ना चर, और अचर भी लिख दिए। सिर्फ क्या जरूरत है आपको? उसके गुणांक को नीचे लिखना। फिर अब आइए 2 -3 1 फिर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो कितना हो गया? x बटा
15 से गुना करेंगे -3 को, तो कितना होगा, -15 से -3 गुना किए तो 15 दिए 45, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 45 प्लस में, और फिर 2 से 2 को गुना किए, कितना हो गया 4, क्या 4 हुआ, -4 हो गया। तो देखो माइनस करना है ना, तो माइनस माइनस 4 लिखे, तो ये इस तरह से दोनों साइन के साथ लिखिएगा तो आपको गलती नहीं होगा। y बटा कितना हो गया, देखिए हमेशा इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम इंप्लाई का साइन देते हैं, ये बच्चों को बार बार बताते हैं, यहाँ बराबर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है। अब हम लोग सॉल्व करते चल जाते हैं और यहाँ पे इक्वल के जगह, इंप्लाई के जगह क्या देते चल जाते हैं, बराबर देते चल जाते हैं, ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स हो जाता है। तो ये या तो या लिखिए या फिर इंप्लाई का साइन लीजिए, क्योंकि यहाँ पहले से बराबर है ना, और ये इक्वेशन 2-3 बार बराबर हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अब देखिए 45, अब ये हो गया हमारा, इससे इसको गुना किए तो -2, और इससे इसको गुना किए तो हो गया -21 हुआ ना। अब इधर 7 से गुना किए इसको तो 1 बटा कितना हो गया, 7 दूनी 14 और -15, ठीक है। अब इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, x बटा कितना हो गया ये 45, अब +4 हो गया, इक्वल टू y बटा कितना हो गया -2 और +21, और ये कितना हो गया 1 बटा 14 + 15, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक, बिना मिटाए हुए। क्या लिखेंगे, x बटा हमारा कितना हो जाएगा 45 और 4 49, और ये y बटा कितना हो गया 21 में से 2 गया ना, घटा ना, तो ये y बटा कितना हो गया 19, और इधर हमारा हो गया 1 बटा 29, ठीक है। अब हमको एक एक कर के वैल्यू निकालना है, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। अब x बटा 49 बराबर 1 बटा 29 करिएगा, ठीक है। फिर y बटा 19 को भी बराबर करेंगे 1 बटा किसके साथ, 29 के साथ। अब इसको आप x का वैल्यू निकालेंगे तो 49 उधर चला जाएगा, तो 49 बटा 29 आ गया, आंसर लाए थे पहले भी, और यहां से हमारा कितना आ गया y इक्वल टू 19 बटा 29 आ गया। तो इस तरह से दोनों x और y का आंसर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसे हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए, जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन पे अगर लिख देगा तो आप बाध्य हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा क्वेश्चन पे अगर लिखा रहा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, तो ये इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है, खासकर पूछता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के यूज करके आप इस इक्वेशन का को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही विधि सोचना है, भले आपको आता होगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता होगा, एलिमिनेशन आसान लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसी मेथड का यूज करके सॉल्व करना होगा वहां, ठीक। तो ये हो गया ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि पूछता ही पूछता है। तो अब हम लोग देखिए, ये जितना था मेथड जो हमने लिखवाया था वो सारा मेथड पे सॉल्व करके एक एग्जांपल बताएं। अब हम लोग एक एक करके जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम आपको लॉन्ग मेथड बता दिए, है ना। अब आप ये सिचुएशंस को डायरेक्ट कैसे ले आएंगे, डायरेक्ट भी आप ला सकते हैं। अगर ये मेथड आपको यूज करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो कैसे लिख सकते हैं, x बटा, अगर x का वैल्यू आपको लिखना है तो x वाले को क्या करो, छुपा दो, तो बचा क्या y वाला, और ये कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 15 और 3, सिर्फ बाहर वाले संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो -15 और -3 कितना हो जाएगा 45 प्लस में ना। अब फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो -4 आया और माइनस करेंगे तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू y बटा, अगर करना है तो y वाले को छुपा लो। अब यहां ऊपर से नीचे नहीं गुना करेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, नीचे से ऊपर पहले गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 -2 होगा, और फिर 7 गुना -3 कितना हो गया -21, और उसको घटाएंगे तो +21 हो जाएगा। अब फिर कांस्टेंट बचा 1 बटा, इसको अब हाइड करेंगे, अब ऊपर से नीचे गुना कीजिए 14, और इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा +15, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, देखिए यही चीज आया था यहाँ पे। अब इसके बाद तो सॉल्व किया हुआ है ना इसको, तो ये सिचुएशन आप डायरेक्ट यहाँ वाला स्टेप को ला सकते हैं।
ये डायरेक्ट मेथड हो गया, आपको एक बार समझ में अगर आ गया, नहीं तो आप उस तरह से एकदम लिख कर अरेंज कीजिए ताकि गलती कम हो, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको मार्किंग भी होगा, एक एक स्टेप को समझ लेंगे। अब हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपको उसी तरह का जो पिछले एक्सरसाइज में बताया गया था, तो आप पहले इक्वेशन बनाएं, उसको ग्राफीय मेथड से सॉल्व करें। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको, देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली आपके बुक में है 3.2, है ना, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि बताया कि वो आपको इक्वेशन बेस्ड है, ये समीकरण बनाकर आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, जैसा कि हमने 3.1 में बताया था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और क्या बोल रहा है, संपाती है। तो आपको अगर समझना है इसमें क्या करना है कि आपको रेशियो निकालना है इसका, और उसके बाद रेशियो निकालने के बाद आपको ये जज करना है, चेक करना है कि वो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, काट रहा है कि नहीं, या फिर समांतर हो रहा है कि नहीं, पैरेलल हो रहा है कि नहीं, या फिर संपाती यानी कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर लाइज कर रहा है क्या। तो आपको ये सिचुएशन पहले दिमाग में बैठा देते हैं जो हमने पिछले क्लास में बताया, ठीक है, आप उसको जरूर फॉलो कर लें इंट्रोडक्शन पार्ट को। a1 बटा अगर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है अनुपात, ठीक है, तो क्या था इसमें, ये रेखा प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन क्या बताया था आपको कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू अगर c1 बटा c2 है, तो रेखाएं क्या होगा, एक दूसरे के संपाती होगा, संपाती यानी कोइंसाइड करेगा, है ना, एक दूसरे को परलाइज करेगा दोनों रेखाएं। तीसरा क्या बताया था आपको कि a1 बटा a2 अगर इक्वल है b1 बटा b2 के, और तीसरा c1 बटा c2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, रेखाएं समांतर होगा, ठीक है, यानी पैरेलल रेखा होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपको है, ये चीजों को ध्यान देना है, तीनों में से क्या आता है यहाँ पे। इसी तरह से आपको इसके 3 क्वेश्चन है, तो चलो चेक करते हैं हम लोग। a1 तो समझ में आ रहा है ना, a1 बटा a2 क्या है बच्चों, 5 बटा 7, इसका पहला वाला a1, इसका पहला वाला a2। b1 बटा b2 क्या है, -4 बटा 6, कटेगा, काट दो, 2 बार में, ये 3 बार में, -2 बटा कितना हो गया, 3 आया बराबर क्या, तो c1 बटा c2 निकालने की जरूरत है नहीं, जब ये दोनों ही बराबर नहीं हुआ, दोनों बराबर होता तो हम तीसरा देखते कि उसका ही बराबर है क्या नहीं है, लेकिन पहला ही दोनों बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये सिचुएशन क्या हो गया, जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा। तो लिख सकते हैं ना कि, तो आप कह सकते हैं कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर्स, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों इसी तरह से आपको अगले सिचुएशन में भी चेक करना है, दूसरे क्वेश्चन में, इसके अगले क्वेश्चन जो कह रहा है उस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसके 2 क्वेश्चन है, उसमें भी आप चेक करिएगा कि वो क्या हो रहा है,
है ना, इन तीनों में से कौन सा सिचुएशन आ रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसमें आपको आप चेक करना है, जितना भी इक्वेशन है उसको चेक करिए। तो इक्वेशन को चेक करेंगे कैसे, इसमें समझ लीजिएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है, पहला क्वेश्चन। तो क्या चेक करना है बच्चों, पहले तो रेशियो चेक करिए, उसके बाद उसका तुलना कीजिए कि वो समीकरण संगत है या असंगत है। अब संगत असंगत आपको समझ में अगर आना चाहिए पहले, ठीक है। संगत का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट, क्या हो गया, कंसिस्टेंट, ठीक है। और ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, असंगत। तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक। अब संगत किसको कहेंगे, दिमाग में बैठा लो कि जिसका सॉल्यूशन निकलेगा, है ना, जिस अनुपात में हमारा हल निकल रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट यानी संगत। तो देखिए हमको पहला में निकल रहा है, दूसरा में निकल रहा है। इसमें बताए थे कि केवल एक हल होगा, इसका क्या बताया था, प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन क्या होगा, ये केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय हल होगा ना। और इसमें क्या बताया था, एक दूसरे के ऊपर रेखा जा रहा है, जिसका मतलब अनगिनत हल होगा। इसके एक सिचुएशन में क्या था, अनेक हल है। और इसमें क्या बताया था, समांतर है तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं निकल पाएगा यहां। तो जिसमें हल निकलेगा, दोनों सिचुएशन में हल निकल रहा है ना, तो ये दोनों सिचुएशन कहलाएगा क्या, संगत। दिमाग में बैठ गया, यानी कंसिस्टेंट। और ये जिसमें हमारा नहीं निकला वो हो गया असंगत। क्लियर है ना। तो क्या चेक करना है आपको, यही चीज चेक करना है जो पिछला क्वेश्चन में चेक किए। चलिए तो इस इक्वेशन का देखते हैं, a1 बटा a2 क्या आता है, 3 है और उसमें 2 है। अब फिर b1 बटा b2 देखते हैं क्या आता है, 2 है यहाँ और यहाँ -3 है ना। तो दोनों बराबर आया क्या, तो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल हो गया b1 बटा b2 के। तो कौन सा सिचुएशन हुआ, पहला वाला, इसका हल निकलेगा ना, तो निकलेगा तो क्या होगा, संगत है। ये क्या हो गया, संगत है यानी कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसके जितने भी क्वेश्चन, रेस्ट क्वेश्चन है वो बनाना है, ठीक। एक एक आपको बनाने का तरीका बता दिए हैं, आप बाकी बचे हुए रेस्ट क्वेश्चन को खुद बनाएंगे, ठीक। चलिए अगला भाग पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। पहले आपको पिछला क्वेश्चन में हम लोग यही चेक किए थे, कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। अगर यहाँ पे बोलता है, एक और चीज जोड़ दिया है, अगर वो कंसिस्टेंट है यानी संगत है तो उसको ग्राफीय विधि द्वारा उसका हल कीजिए, यानी ग्राफिकल मेथड यूज करके उसका सॉल्यूशन निकालना बोल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको इक्वेशन चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसका देखो, इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। a1 बटा a2 क्या आया बच्चों, 1 बटा 2 आया, यहाँ 1 है, इसका क्या है, 2 है। b1 बटा b2 क्या आया, इसमें भी 1 है और इसमें भी 2 है, दोनों बराबर हो गया। c1 बटा c2 क्या आया, वो भी देख लो। c1 बटा c2 क्या है, इसमें 5 है, इसमें 10 है, ये भी 1 बटा 2 हो गया ना। तो तीनों तो बराबर आ गया। तो आप कह सकते हैं कि a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। तो तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तीनों बराबर है। तो हमने क्या कहा था कि अगर तीनों बराबर होगा रेशियो तो उसके मेनी सॉल्यूशन निकलेगा, अनेक हल है ना, इसके क्या हो जाएंगे, अनेक हल होगा। तो जब अनेक इसके हल निकलेंगे, जब अनेक हल होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, ये संगत होगा। अब संगत है तो इसको क्या करने बोल रहा है, ग्राफीय विधि से हल करने बोल रहा है ना। तो ग्राफीय विधि से अब इसको हल कीजिए, ये संगत है। तो अब देखिए इसका ग्राफीय विधि बताते हैं, एकदम ग्राफ जैसे सॉल्व किए थे उसी तरह नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सॉल्व करने बोले थे ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - y। अब आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना है,
जिसमें x और y का वैल्यू ले लेना है। तो y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 5। अगर इसका वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 5 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 3। कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। तो 5 और 0 1 हो गया इसका कोऑर्डिनेट, और इसका 3 और 2 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अब चलिए इक्वेशन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2y बाई 2, ये ना होगा। अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन लेते तो 5 माइनस 2y बोल रहे हैं y हो जाता, और बटा 2 कट गया। यहां भी हमारा x बराबर -5 माइनस y है। तो इस सिचुएशन में भी हम वो सारा पॉइंट्स को ले सकते हैं जो ऊपर लिए थे, क्योंकि दोनों एक ही हो गया कि नहीं हो गया। ये भी x बराबर 5 माइनस वाई है, यहाँ भी x बराबर 5 माइनस वाई है। चलो तो हम उसके अलावा कोई वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो ये तो 4 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे अगर हम 5 लेते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0। तो 1 हो गया हमारा 4 1। अब देखिए अलग अलग पॉइंट लिए हैं तो क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर होगा संपाती। संपाती यानी कि कोइंसाइड करेगा कि नहीं, जरा ग्राफ पे देखेंगे इसका। माइनस में तो कोई वैल्यू नहीं ली गया है ना, x का वैल्यू हम लोग क्या लिए कहां तक अधिकतम लिए 5 तक गया है ना, और y का वैल्यू कितना गया है 5 तक। तो हम ग्राफ पे वैसे ही एक्सिस खींचिएगा जहां पे हम पूरा माइनस साइड तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, तो माइनस साइड अब नहीं लेंगे, पॉजिटिव साइड में ज्यादा स्पेस ले लेंगे। ठीक है, ये 0 0 हो गया, ये हमारा 1 साइड लिख देते हैं 1 2, इक्वल इंटरवल काट दीजिएगा 3 4 5 6 7, बहुत गया तो वहां तक। फिर -1 -2, एक दो पॉइंट माइनस में भी ले लो, 1 2 3 4 5 6, ये x हुआ और ये x डैश, ये y और ये y डैश। स्केल भी बोले थे कोना में लिखने के लिए। चलिए ये तो हो गया हमारा ग्राफ, ये इसको आपको हम बोर्ड पे बता रहे हैं, आप इसको जो है ग्राफ पे बनाएंगे एकदम अच्छे से। अब पहला पॉइंट क्या कहता है 5 0, कहां होगा x का 5 और 0 यही होगा ना, x पे 5 0। दूसरा पॉइंट क्या है 3 2, 3 x का और y का क्या 2, यहां हो गया। अब इससे होकर एक रेखा गुजर जाएगा, पहले चलिए ठीक है, इससे होकर एक रेखा गुजर जाएगा ना, ऐसे आप बनाएंगे तो इससे एक सीधी रेखा ऐसे होकर गुजर जाएगी। ये हो गया हमारा कितना 3 2। ठीक है, अब अगला कहता है 4 1। ठीक, तो 4 और 1, देखिए 4 यहां है और 1 यहां है, तो इसी लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी 4 और 1 आ रहा है। और फिर अगला पॉइंट क्या है 0 5, तो 0 और 5 कहां आएगा, 0 x का और y का 5 यहां आ रहा है उसी लाइन पे। ये हमारा हो गया कितना 0 5। तो देखिए कि ये भी लाइन हमारा इसी लाइन से होकर गुजर रहा है, दूसरा लाइन भी कहां से गुजर रहा है उसी लाइन से। तो यही ना बताए थे कि एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, यानी संपाती हो गया। तो जहां जहां पहला लाइन गुजरा वहां वहां दूसरा भी लाइन गुजरा है। तो इसका मतलब है कि अनेक हल निकल गया, इसका अनेक हल हुआ ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब यहाँ स्केल आप लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, एक्स एक्सिस का रेशियो 1/10 हुआ और y एक्सिस का भी रेशियो कितना हुआ 1/10। 10 अंतरालों में बांटे हैं, 10 भाग में, यहां से यहां और यहां से यहां के बीच में कितना डिवीजन था 10। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन 2 भी बनाना है, 2 को भी चेक कर सकते हैं आप। 1/3 आ रहा है और यहाँ -3 आ रहा है, यानी 1/3 ये भी हो गया, यानी दोनों a1/a2 और b1/b2 बराबर आया। और ये 8/16 हुआ ना, यानी 1/2 आएगा। तो यानी यहाँ क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में a1/a2 हमारे 1/3 आया है, b1/b2 1/3 ये भी आया, और c1/c2 क्या आया 8/16। तो ये हमारा हो गया कितना 1/2। तो तीनों बराबर आया क्या, नहीं। तो तीनों बराबर आया तो इसका कोई हल होगा नहीं होगा, यही ना बताए थे।
कि अगर दो को बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है तो इसके कोई भी हल नहीं निकलेगा। नहीं जब हल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, असंगत होगा। तो असंगत होगा तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, इसको भी लिख इज इक्वल टू V1 बटा V2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। जब ये तीसरा बराबर नहीं है तो नहीं है मतलब क्या हो गया, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, कोई हल नहीं हुआ मतलब ये असंगत है ना। जब असंगत है तो इसका आपको ग्राफ पे नहीं दिखाना है। बोल रहा है क्या, ये संगत होगा उसी को ग्राफ की विधि से हल करना है, जो असंगत है उसको हल नहीं करना है। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आप बना लेंगे बच्चों पूरा, है ना। 2 क्वेश्चन इसका हल सॉल्व करके हम दिखाए हैं, बाकी बचा हुआ क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखता है कि एक आयताकार बाग, है ना, बाग यानी कि आपको गार्डन हो गया, बगीचा। ठीक, आयताकार यानी रेक्टेंगुलर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई, लेंथ जो है चौड़ाई से यानी ब्रेथ से कितना, 4 मीटर अधिक है। ये क्लियर हुआ, यानी चौड़ाई जो लंबाई बोल रहा है चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4 मीटर। तो आप जानते हैं एक रफ फिगर इसका अगर सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो पहले आप बच्चों इसका रफ एक डायग्राम बना लें। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन, आयताकार बाग। अब आयत के आकार का अगर कोई बगीचा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज होगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एक लंबाई हो गया और दूसरा क्या हो गया, चौड़ाई। ठीक है, तो हमको क्या मानना है यहाँ पे, अब इस चीज को आप समझेंगे। तो इसका अर्ध परिमाप क्या दिया है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया, इसका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी परिमाप का आधा। अर्ध का मतलब क्या हो गया, परिमाप का आधा। परिमाप किसको कहेंगे, चारों लंबाई का जोड़ को, बाहर से जो चारों लंबाई का जोड़ जो आता है, यानी पूरे चारों लंबाई कितना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप। यानी बाहर की लंबाई, परिमाप क्या हो गया, बाहर की लंबाई, और उसका आधा होता है अर्ध परिमाप। क्लियर है। ठीक, तो अब हम लोग जो है इसका दो, इसमें एक चीज और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। लंबाई 2 होता है इसका, चौड़ाई भी क्या होता है, 2 होता है। तो हम सबको जोड़ेंगे तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो कितना आया, 2 बार L आया और 2 बार क्या आया, B। तो 2 कॉमन ले लिए तो लंबाई जोड़ क्या हो गया, चौड़ाई। यही सूत्र हो गया किसका, आपको परिमाप का, है ना, यानी पेरीमीटर का। किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का ये फॉर्मूला हो गया। अब जब आधा कह दिया है यानी सेमी कह दिया है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, उसका आधा कर देंगे, यानी L प्लस बी हो जाएगा आधा, है ना। तो L प्लस बी आपको दे रहा है क्या, 36 मीटर, 36 मीटर। तो आपकी इसको का विमाय निकालना, विमाय मतलब डायमेंशन, क्या निकालना है इसका, डायमेंशन। तो डायमेंशन मतलब क्या हो गया इसका, लंबाई और चौड़ाई, उसी को कहते हैं क्या, विमाय। लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या मानेंगे, इस सिचुएशन के अनुसार लंबाई किसके से ज्यादा है, चौड़ाई से ज्यादा है, तो हम किसको मान लें, चौड़ाई को मान लेते हैं। सपोज कर लेंगे, माना कि बाग की चौड़ाई x मीटर, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, तो चौड़ाई कितना है, x है, तो उससे 4 मीटर ये क्या होगा, ज्यादा होगा, इतना मीटर हो गया। ठीक है, अगर ये x है तो उससे ये 4 मीटर क्या होगा, ज्यादा बोल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, लंबाई अगर x प्लस 4 हो गया और ये चौड़ाई कितना माने हैं, यहाँ पे x माने हैं। क्लियर है। ठीक, तो हमको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है क्या कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप आपको बता दिए कि दोनों का जोड़, है ना, यानी x प्लस 4, आपको ऐसे फॉर्मूला लिख देते हैं,
यानी L प्लस बी इक्वल टू आपको 36 दिया है। और ये चौड़ाई हमारा क्या कह रहा है, चौड़ाई मतलब क्या हो गया, b हो गया, और लंबाई मतलब L हो गया। ठीक, तो ये x प्लस 4 अब प्लस x इक्वल टू कितना हो गया 36। ठीक, ये हो गया ना हमारा। चलिए अब इस पे हमारा एक निकल गया क्या, 2x अब प्लस 4 इक्वल टू हो गया हमारा 36। क्लियर है। अब हम क्या कह सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 36 माइनस 4, तो हमारा 2x इक्वल टू कितना हो गया 32, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x हमारा 16 आ गया। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि चौड़ाई हमारा क्या हो गया 16, चौड़ाई हमारा 16 मीटर, तो लंबाई कितनी हो गई उससे 4 अधिक, तो 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लिए। लेकिन एक चीज ध्यान दिए आप कि हम बना दिए इसको क्या, वन वेरिएबल यूज करके, इसको पूरे को हमने बना दिया किसको इस्तेमाल करके, एक चर वाला। यहां सिर्फ x के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन हम पढ़ रहे थे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो कोशिश करना है आपको कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको लाएंगे पहले, और उसके बाद ऐसे बनाने के लिए तो इस तरीके से भी इसका आंसर आ गया। अब अगर आप दो चर वाले से बनाना चाहेंगे तो इसको एक और विधि से देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। अब मान लेते हैं आप लंबाई और चौड़ाई यहां पे ऊपर में ही मान लीजिएगा, क्या मान लेंगे हम, देखिए एक तरीका और इसका देखिए, माना कि बात की लंबाई और चौड़ाई क्या है x मीटर और y मीटर है ना। इंग्लिश में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सपोज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x एंड y मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई क्या है x है। ठीक है, लंबाई हिंदी में हम लिख रहे हैं लंबाई इक्वल टू क्या कह रहा है, चौड़ाई प्लस 4, यही ना कहा है, लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई को क्या माने हैं x और चौड़ाई को y प्लस 4 हो गया। एक इक्वेशन बन गया यहां पे, एक इक्वेशन यहां तैयार हो गया। दूसरा इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगा अर्ध परिमाप, यानी दोनों का जोड़, और x प्लस वाई इक्वल टू 36, एक इक्वेशन यहां आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब आपको हम तीनों विधि बताए थे, सब्स्टिट्यूशन विधि है ना, यानी कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रजगुणन विधि, या आप किसी विधि को ग्राफीय विधि भी, तो ग्राफीय विधि पे बना रहे थे, ग्राफ से भी बना सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और ग्राफ से नहीं बनाना चाहेंगे तो इसका वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। ठीक, इसका वैल्यू भी यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे रखेंगे y प्लस 4 और प्लस वाई इक्वल टू 36, तो कितना हो गया y जोड़ के 2y, और 4 को उधर ले जाइए। ठीक है, तो 2y इक्वल टू हो गया 32, तो y कट गया 16 आ गया, y इक्वल टू कितना हो गया 16, तो आप कह सकते हैं x का वैल्यू y प्लस 4 है ना, तो 16 प्लस 4 यानी कितना हो गया 20 मीटर। एक हमारा 16 है, दूसरा क्या आ गया 20 आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ क्या किए, सब्स्टिट्यूशन विधि लगाए ना, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर, है ना, ये चीज किया हमने यहाँ पे, समीकरण 1 वाले को 2 में रखें। ठीक, तो आप ऐसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू वाई प्लस 4, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 2। ठीक, तो ऐसे लिख देंगे आप, तो हमारा सॉल्यूशन ये निकल गया। ठीक, इस तरह से हम लोग दो वेरिएबल का यूज करके सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण ये जो दिया हुआ है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो दो चर वाले के ऐसा ही और यानी 2 वेरिएबल वाला एक और आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है।
कैसे लिखना है, ऐसे नहीं जो मन सो लिखना है आपको, जो सिचुएशन कर रहा है ना, का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइन को। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको इसका समझाए थे, है ना। पहला क्वेश्चन के लिए प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए आपको क्या बताया था, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या बताया था कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटा B2। ठीक है, तो ये सिचुएशन को देखिए, इस इक्वेशन को पहले देख लो, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ये तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको एक और अपने मन से लेना, तो अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। बस ये ध्यान देना है कि आपको जो इसका यहाँ जो संख्या है और इसका जो संख्या है, जब दोनों को डिवाइड करिएगा तो इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 3x और प्लस 2y और माइनस 8 इक्वल टू 0, तो ये भी तो एक इक्वेशन बन गया ना। अब इसको देखो डिवाइड करके 2/3 आएगा यहाँ, और ये क्या आएगा हमको यहाँ 3/2 आएगा, दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना। तो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है नहीं। तो इस तरह का ऐसे एक एग्जाम्पल लिखे। एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ 3 के जगह हम 5 रख दे, ठीक है, और यहाँ पे 2 के जगह हम क्या रख दे, 4 रख दे, और यहाँ 8 के जगह 6 रख दे। ठीक है, तो इस तरह का एक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे देखो 2/5 आ रहा है, 3/4 आ रहा है ना, यहाँ 2/5 आ रहा है और यहाँ पे 3/4 आ रहा है, दोनों बराबर है क्या, नहीं। तो इस तरह के बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो आपको बस एक इक्वेशन का एग्जाम्पल लिखना है, इस तरह का लिखिए, इस तरह का लिखिए, और अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान देना है आपको इस सिचुएशन में, इसका रेशियो जो है बराबर नहीं। ठीक है, अब आपको अगला समांतर रेखाओं के लिए, तो उसमें क्या ध्यान देना है आपको, समांतर रेखाओं के लिए क्या ध्यान देते हैं, यानी पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या होना चाहिए, आपको क्या बताए थे आपको कि A1 बटा बराबर A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होना चाहिए, यानी तीसरा वर्ग के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे हम ले सकते हैं ना बच्चों, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर गड़बड़ जाएगा। क्या करें, इसको हम यहाँ 4x ले लें और इसको हम क्या ले ले 6y ले ले और इसमें हम 5 ले लेते हैं इक्वल टू 0, इस तरह का ले लिए। अब देखिए सिचुएशन, इसको भाग लगाएंगे तो 1/2 आएगा, इसको भाग लगाएंगे तो हमारा यहाँ भी 1/2 आएगा जो कि बराबर है, इसको भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्या -8/5 जो कि तीसरा बराबर नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन को सेट कर जाए। अब अगला क्या कहता है, संपाती रेखा। तो संपाती रेखाओं के लिए क्या करेंगे आप, संपाती के लिए आपको क्या बताए थे, संपाती रेखाएं के लिए यानी कॉन्साइड जो करेगा एक दूसरे के ऊपर, कॉन्साइड लाइन, कॉन्साइडिंग लाइन होगा, कॉन्साइड करेगा तो उसके लिए क्या बताए थे आपको हम कि A1 बटा A2 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 बटा B2 इज इक्वल टू हो जाएगा C1 बटा C2। तो इस तरह के इक्वेशन को और लिखना आसान है। इसको इक्वेशन को 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। अगर 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y और -16 बराबर 0। अब देखो भाग लगा के 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, और 8 से 16 को भाग लगाएंगे तो वो भी 1/2 आएगा। तो यहाँ भी सिचुएशन देख रहे हैं कि 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तीनों बराबर है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारा एग्जाम्पल सोच सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखने में बहुत भारी लग रहा होगा, अटपटा सा लग रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन को आप समझ जाइए एक बार, फिर आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बहुत चुटकियों में बन जाएगा ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिख दिया है। समीकरण दिया हुआ आपको, इक्वेशन दोनों, उस पर ग्राफ खींचना है। और एक चीज और सिचुएशन कह रहा है कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी एक्स अक्ष और जो इनसे रेखा लाइन बनेगा दोनों से, उसके द्वारा एक त्रिभुज बनेगा ट्रायंगल, और ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होंगे यानी शीर्ष, उसका आपको कोऑर्डिनेट लिखना है, निर्देशांक लिखना है। ठीक है,
और निर्देशांक लिखने के बाद जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को क्या करना है, छायांकित करना है, यानी रंगना है ना, रंगना है यानी शेड करना है इसको, और ये हमारा कोऑर्डिनेट लिखना है उसका। ये दो चीजों पे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। तो पहले त्रिभुज तैयार करना है आपको, ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल विधि से जब बोल रहा है तो ग्राफ खींचने, तो ग्राफ खींचेंगे ना। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो समीकरण 1 से आप ले आइए, या इक्वेशन 1 मान के आप उठाइए उसको, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 + y, ये आएगा ना। 1 को उधर ले जाएंगे, y को उधर ले जाएंगे। अब इससे फटाफट एक बॉक्स बनाइए। तो आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं इसका वैल्यू को, और हम फटाफट ऐसे लिख देते हैं, x y हो गया। y का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो x का -1 आएगा। y का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 में से 1 घटेगा तो ये क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, है ना। 2 में से -1 हो जाएगा तो कितना होगा, 1 आएगा। एक कोऑर्डिनेट हमको हो गया -1 और 0, दूसरा हमको कोऑर्डिनेट 1 और 2 हो गया। चलिए समीकरण हम दूसरे में आते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2 को सॉल्व करेंगे, y का उसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 3 x के साथ क्या है, 3 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 से भाग लग जाएगा ना। तो 3 से भाग लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बताए थे आपको कि जो है टर्मिनेटिंग नंबर आ जाएगा, कटेगा ही नहीं कभी कभी। तो क्या करें, y इक्वल टू लिख देते हैं 12 - 3x डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब यहां पे भी अपने मन से वैल्यू बैठाओ x और y का, x और y, ठीक। अब हम x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 12 बचेगा, 12 को 2 से भाग लगाएंगे तो 6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या ले, x का वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 तो 6 हो जाएगा ना। तो 12 में से 6 घटा तो कितना हो जाएगा, 6, यानी 3 आ गया हमको, है ना। चलिए एक वैल्यू और ले ले क्या, चलो इतना ही रहने दो, ठीक। एक वैल्यू और ले लेते तो ठीक भी रहता। चलिए कोई बात नहीं, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो एकदम कोऑर्डिनेट सही से ही बनेगा और सही से ही दिखे। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं फटाफट। इसमें कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, y का वैल्यू 6 तक जा रहा है और x का वैल्यू आपको 2 ही तक जा रहा है। तो हम y एक्सिस को जो है ऊपर तक ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, और x एक्सिस को भी ले लेते हैं यहां तक, ताकि ग्राफ अच्छे से बन जाए, ठीक। एक निगेटिव वैल्यू x में गया है, इसलिए x का वैल्यू इधर तक लेंगे। ये हमारा y एक्सिस, y डैश, फटाफट इस पे वैल्यू को हम लिखते हैं। ये हमारा हो गया 0 0, दोनों का वैल्यू -1 यहाँ 1, इक्वल इंटरवल काट दीजिएगा, 3 4 5, बहुत हो गया। 1 2 3 4 5 6 तक गया है इसमें, 7 -1, बहुत हो गया इतने वैल्यू तक। अब हमको रिप्रेजेंट करना है -1 0, तो x का -1 y का 0, तो यहीं पे हो गया ना, यहाँ पे पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा है 1 और 2, तो 1 और 2 यहां पे हो गया, ठीक है। अब इससे आप एक लाइन बना दें, सीधा लाइन ड्रॉ कर दें। ये हो गया हमारा 1 2, ठीक। अब अगला पॉइंट है 0 6, तो 0 और 6, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या 6, तो ये हो गया हमारा 0 6, और 2 3 2 और इसका वैल्यू क्या 3, यहां आ रहा है ना, ठीक। अब ये आपको ऐसे लाइन पास कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, दोनों लाइन से एक ट्रायंगल बना ना एक्स एक्सिस के साथ। अब चलो चेक कर लेते हैं कि वो वैल्यू हम सही लिखे कि नहीं, 4 पे जो आया है। हाँ अब देखिए ये तो हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें दोनों आपको बताए थे क्या कि इक्वेशन को लिख देंगे। इसमें कौन सा इक्वेशन से बना है, x - y + 1 = 0 से बना है, और ये किस इक्वेशन से बना है, इस पे भी लिख दीजिए आप, 3x + 2y
-12 इक्वल टू 0 से बना है ना। अब आपको क्या बोला था क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस और उन रेखाओं द्वारा, तो दोनों रेखा द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसके पहले निर्देशांकों को लिखे थे। एक निर्देशांक यहाँ हो गया, इसका ए मान लेते हैं और इसका वैल्यू कितना था हमारा, इस पे कितना आया था 2 3, इसके निर्देशांक 2 3 लिख दिए। एक वैल्यू यहाँ पे इसका ट्रायंगल का दूसरा शीर्ष यहाँ ना है, नीचे आधार पे है, तो इसको बी मान लेते हैं। तो बी पे हमारा कितना आ रहा है वैल्यू, तो -1 0, ठीक है। और यहाँ एक सी पॉइंट मान लेते हैं, सी पॉइंट पे हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, सी पॉइंट पे 4 0, कितना आ रहा है 4 0। तो ये इक्वेशन थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिखा रहे हैं, मिटा दिए इसको 4 0, ठीक है। तो ऐसे हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। इक्वेशन को आप बाहर में लिख दीजिए कहीं उस लाइन पे। अब इसको क्या करने को रहा है, छायांकित करने को रहा है, यानी शेड करने को रहा है। किससे शेड करेंगे, इस पूरे एरिया को ऐसे ऐसे करके पेंसिल की मदद से पूरा ट्रायंगुलर भाग को रंग दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे रंगा गया। इसका थोड़ा सा भाग आपको बाएं तरफ भी आ रहा है, वहां तक रंगना है, और पूरा यानी पूरा जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी उसको रंग देना, ठीक। अब इसी पे अगर क्वेश्चन मान लो बच्चों की जोड़कर पूछ दिया कि इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया अगर निकालने बोल दिया इसमें, यहाँ स्केल लिख दीजिएगा, स्केल लिखना बहुत जरूरी है। तो एक्स एक्सिस पर क्या स्केल चल रहा है 1/10 और वाई एक्सिस पे भी 1/10। अब देखो अगर पूछ दिया आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, है ना, इसका क्षेत्रफल अगर निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस क्या है इसका, यहां से यहां तक है, तो 0 से यहां तक 4 पॉइंट हुआ और एक पॉइंट इधर भी है ना, -1 तक जा रहा है। तो ये पूरा टोटल पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया ना इसका आधार। तो आप कह देंगे हाफ इंटू 5। और ऊंचाई कहां तक जा रहा है, ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, यहां तक की ऊंचाई वाई एक्सिस पे कितना है 3 है ना, जितना ऊंचाई है 3, तो 3 लिख देंगे। तो कितना हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, है ना। उसको हिंदी में क्या कहेंगे, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल 2 बार है ना, यूनिट तो वर्ग यूनिट हुआ। आप इसको 7.5 भी लिख सकते हैं और 15/2 भी लिख सकते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा बोर्ड एग्जाम में तो आप इसका क्षेत्रफल भी निकालने जान जाइए। इस आधार पे आपको अगर क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इस तरह का ग्राफिकल क्वेश्चन आना ही है और आपको इस तरह का सिचुएशन भी आएगा, हो सकता है रंगने बोले, एरिया भी निकालने बोले, तो आपको निकालना होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा 3.2 जो एक्सरसाइज था वो समाप्त हो गया है ना। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो मेथड्स पढ़े थे उस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही पे रोक देते हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।